Hello student, once again welcome in this amazing series of Sanskaran video lecture. Dear students, now we will continue our chapter number 4, History class 7th. This is our lecture number 2030. And in my previous lecture we discussed about अकबरनामा and आईने अकबरी. हमने अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में पढ़ा था हमारे इससे पीछे वाले लेक्चर में. बट इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़. अकबरनामा की अगर हम बात करें, एक्चुअली में ये लिखा था अबुल फजल ने और इसको 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया था. पहले में हिस्से में उन्होंने ज़िंदगी जो अकबर के पूर्वजों के बयान थे उसके बारे में लिखा. उसके बाद अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया गया और आईने अकबरी में उनके प्रशासन से संबंधित बातों को एक्सप्लेन किया गया. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़. अकबर की पॉलिसीज़ पर हमारा एक क्लोजर लुक हम लोग देख रहे हैं. द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस वर लर्न. दैट मीन्स अकबर की नीतियाँ क्या थी, नज़दीक से एक नज़र डालें उस पर. द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस वर लेट डाउन बाय अकबर एंड वर elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama, in a particular in its last volume The आईने अकबरी. अगर हम बात करें जो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण थे जो अकबर ने निर्धारित किए थे, इनका जो है डिटेल जो वर्णन है या डिस्क्रिप्शन है अबुल फजल ने अकबरनामा में स्पेशली आईने अकबरी में किया है, जिसमें अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में जो है इनका बटा हुआ था. यहाँ पर डिस्कस करते हैं. अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविनेंसेस. प्रोविनेंस मीन्स सूबा, called सूबा, governed by a सूबेदार who carried out both political and military function. जो राजनीतिक और सैनिक दोनों ही तरीके के कार्य करता था और सूबेदार कहलाता था. ईच प्रोविनेंस ऑल्सो हैड फाइनेंशियल ऑफिसर. हर प्रोविनेंस में एक दीवान या फाइनेंशियल या वित्तीय अधिकारी होता था. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंस द सूबेदार वॉज सपोर्ट बाय अदर ऑफिसर. अगर हम बात करें कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों से जो है यहाँ पर सहयोग प्राप्त था. इसमें ऑफिसर्स की हम बात करें जैसे सच एज द मिलिट्री पे मास्टर जिसको बख्शी कहा जाता था, सैनिक वेतनाधिकारी. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज. उसके बाद इसको बोलते थे सद्र, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री. उसके बाद था बेटा फौजदार, ये है मिलिट्री कमांडर, सेना नायक. एंड टाउन पुलिस कमांडर, इसको कोतवाल कहा जाता था. नाउ नूर जहाँ's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट. नूर जहाँ का क्या प्रभाव था जहांगीर के दरबार में. रीड करते हैं यहाँ पर. मेहरुनिसा married the emperor जहांगीर in 1611 and received the title नूर जहाँ. इनकी मैरिज हुई 1611 में जहांगीर के साथ और टाइटल मिला इनको नूर जहाँ. शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मुनार्क. अगर हम इसकी बात करें, नूर जहाँ हमेशा जो है जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रही. एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूर जहाँ. नूर जहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उसने स्वयं का खिताब उत्कीर्ण करवाया तो दूसरी ओर वाक्य रानी बेगम नूर जहाँ के नाम से गढ़ा हुआ. द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर, जो फरमान था ऑफ नूर जहाँ. द स्क्वेयर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहाँ पदशाह बेगम. बाई ओर दिए गए दस्तावेज में नूर जहाँ द्वारा जारी किया गया फरमान था. फरमान जो तो आदेश होता था उस टाइम पर. इसमें चौकोर
जो है सॉरी इसको चकोर स्केयर जो होता है चकोर मोहर जो है बताती है, जिसमें उदात और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का क्या था आदेश। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द राउंड सील स्टेट, जो गोल मोहर थी, उसके अनुसार बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून मे नूर जहाँ पदशाह बी द लेडी ऑफ द एज। जो गोल मोहर थी उसके अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से जो है महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई, और हम कामना करते हैं कि नूर जहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम क्या रहे महिला बने। उसके बाद है दोगमा। दोगमा अ स्टेटमेंट और एन interpretations declared as the authoritative with the expectations that it would be followed without questions। कुछ ऐसी ही व्याख्याएं या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। दिस इज कॉल्ड दोगमा। Akbar's noble commanded large army and had access to large amount of revenue. While they were loyal, the empire functions efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own। अगर हम बात करें अकबर के जो नोबल्स थे, नोबल मैंने बताया जो अमीर या अभिजात जो वर्ग था, बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व भी खर्च करते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य अच्छे तरीके से चलता रहा, परंतु जैसे ही 17वीं शताब्दी या 17th सेंचुरी के अंत तक पहुँचे तो इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest। और इनका जो साम्राज्य के प्रति उनकी जो वफादारी थी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई। वाइल अगर हम बात करते हैं अकबर वॉज एट द फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 15th-17th century ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन्स विद द उलेमा। फतेहपुर सीकरी में 15th-17th सेंचुरी के अंदर जो अकबर हैं उन्होंने उलेमाज जो थे उनके साथ मिलकर, जो पादरी थे उनके साथ और जो ब्राह्मण थे जो है धर्म पर डिस्कशन किए। इसमें ज्यूइस्ट प्रिस्ट थे हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरेस्ट्रियंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें उलेमा हो गए, ब्राह्मण हो गए, ज्यूइस्ट पादरी जो रोमन कैथोलिक थे, और जरदुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ मामलों पर चर्चा की गई। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना में ये डिस्कशन चले। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन्स एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। अगर हम अकबर की बात करें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था धर्म में और दूसरे जो लोग थे उनके रीति रिवाजों में। अकबर्स इंटरेक्शंस विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फेसाइज्ड रिट्यूल एंड दोगमा वर ऑफन बायकॉट। देयर टीचिंग क्रिएट डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट किसके लिए यूज हुआ? हमारी जनता के लिए। अकबर की जो रुचि थी अलग अलग धर्म और रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनता दत्ता, देश में दोगमा का मतलब होता है मनता दत्ता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। बायगॉट का मीन्स यहाँ पर कट्टर होता है, किसी चीज़ में कट्टरता से विश्वास करना। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच क्या करेंगी? विभाजन, डिफरेंस लेके आएंगी और असामंजस्य पैदा होगा। ये अनुभव अकबर को अब क्या देंगे? द टीचिंग क्रिएट डिवीज़न। अब इससे तो डिवीज़न आ रही है। दिस इवेंटली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुले-कुल और यूनिवर्सल पीस, जिसमें अकबर ने अनुभव किया कि सुले-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर लेकर जाएं। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रिल्म।
अगर सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु भी थी, रिल्म थी। इंस्टेड इट फोकस ऑन सिस्टम ऑफ एथिक्स, ये नीति शास्त्र की व्यवस्था है बेटा। ऑनेस्टी, जस्टिस होना, शांति होना, पीस, दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये सभी पर समान रूप से अप्लाई होगी। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलेकुल। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। अब जो नीति शास्त्र की जो व्यवस्था थी, जो एथिक्स थे, उनकी बात अगर हम करते हैं तो सर्वत्र लागू की जा सकती है, हर जगह एप्लीकेबल थी, जिसमें केवल सच्चाई, ऑनेस्टी, न्याय, जस्टिस, पीस, शांति। अब अबुल फजल ने सुलेकुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की बहुत ज़्यादा हेल्प की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलेकुल, जहांगीर Akbar's son described his father policy of Suleikul in the following word. कुछ शब्दों में उसने अपने फादर की पॉलिसी को एक्सप्लेन किया। एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ डिवाइन compassions there is a room for all class and the for all creed. So in his imperial dominion, which on all sides were limited only by the sea, there was a room for the professors of positive religion and for belief good and bad, and the road to into learning was closed. Sunni Sahi meet in one mosque and Christians and Jews in one church to pray. He constantly followed the principle of universal peace, means Suleikul. अब हम इसको एक बार हिंदी में आपको मैं बताना चाहूँगी। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी अनुयायी एक ही जगह है। इसलिए विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल सिर्फ किससे निर्धारित होती हैं? सी से निर्धारित होती हैं। विरोधी धर्मों के अनुयायियों, तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी हो या सिया हो, सब एक ही मस्जिद में प्रेयर करते हैं। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते हैं। चर्च मीन्स उनके सुसंगत तरीके से जो है सार्विक या विश्व शांति या सुलह कुल को स्थापित किया जा सकता है। अकबर कमीशन्स द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्ड। ये अकबर ने जो है अलग अलग, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फ़ारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया और उसने फतेहपुर सीकरी में इसके लिए मकतबखाना यानी अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की थी। उसके बारे में यहाँ कुछ दिया गया है आपके साइड में। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुग़ल एम्पायर की बात करेंगे हम 17th सेंचुरी और उसके बाद के समय की। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुग़ल एम्पायर लेड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। अगर हम मुग़ल साम्राज्य की बात करें, इसके जो प्रशासन और सैनिक कुशलता थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका जो है समृद्धि भी हुई थी। इंटरनेशनल ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड इट एज द फैबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। अगर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत देखें या इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में, फैबल्स में डिस्कस किया जाता है। बट दीज सेम विजिटर वर ऑल्सो अप्लाइड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिटेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता, गरीबी को, पुअरेस्ट को देखकर विस्मित रह गए, जो कि क्या थी? सोशल इनइक्वालिटीज़, असमानताएँ थी। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग, दिखाई पड़ रही थी। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 20th year of Shahjahan's reason us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of total of 8000। शाहजहाँ के शासनकाल के अगर 20वें वर्ष के दस्तावेजों से
को हम देखते हैं तो ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे कुल कितने थे 445, कितने में से 8000 में से 445। This small number, a mere 5.6% of the total number of मनसबदार, अगर हम इसको देखें तो कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% ही था, received 61.5% of total estimate revenue of empire as a salary for themselves and their troopers। अगर साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% हम देखें स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में ही दिया जाता था, इतना ही वो कलेक्ट कर पाते थे। द मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरी एंड गुड्स। मुगल सम्राट और उनके जितने भी मनसबदार थे वो अपनी बड़ी आय का बड़ा हिस्सा भाग जो है वेतन और वस्तुओं पर ही लगा देते थे। दिस एक्सपेंडिचर, ये जो खर्चे थे, बेनिफिटेड द आर्टिशन एंड पीजेंट्री को जो है बेनिफिट पहुंचाते थे। हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो उनको वस्तुएं और प्रोड्यूस उत्पादन देती थी। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर, द पीजेंट एंड द आर्टिशन। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसान और शिल्पकार थे, जो आपके आर्टिशियंस थे, के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। द पुअरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources। अगर हम बात करते हैं बहुत पुअर लोगों की, मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थे, जैसे टूल्स एंड सप्लाई, increase productivity। The wealthier peasantry and artisanal group, the merchant and banker profited in this economic world। अगर हम बात करते हैं कि जितने भी जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान थे या आर्टिशंस थे या फिर ट्रेडर्स थे और महाजन थे, वो ज़्यादा लाभ उठाते थे। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। देखो, जितने भी कुलीन वर्ग थे, जो अमीर नोबल थे, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा धन और संसाधन थे, जिसके कारण वो 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, जो मुगल शासक था उसकी अथॉरिटी कम हो गई। हिज सर्वेंट एमरेज्ड एज अ पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन, और इन्हीं के एरियाओं में इनके सर्वेंट जो है इनसे ज़्यादा पावरफुल बनकर सामने आए। दे कंटीड न्यू डायनेसिटीज़ एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविनेंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। इनमें से कुछ ने नए वंश भी स्थापित किए, जैसे हैदराबाद और अवध की बात करें। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। हालांकि इनकी पहचान आज भी मुगलों के रूप में थी कि इनका मास्टर दिल्ली में है। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविनेंस ऑफ एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़। अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, जो साम्राज्य के कई प्रांत थे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जो पहचान आइडेंटिटी थी वो बना चुके थे। वी विल रीड मोर अबाउट दैम इन चैप्टर 10। इनके बारे में हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। किंग्स एंड क्वीन के बारे में पढ़ेंगे। There were several great monarchs all near the contemporary in different part of the world in 16th century। अगर हम 16th सेंचुरी की बात करें, मुगलों के लगभग समकालीन संसार के या वर्ल्ड के अलग अलग भागों में कई महान राजा रानियाँ थे। इसमें ओटोमन तुर्की का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान थे। उनके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उनकी फ़ौजों ने बगदाद, इराक, जिस तरह से हमारे यहाँ मुग़लों की थी उसी तरीके से इन्होंने भी पॉलिसी को फॉलो किया। और इसी तरह अगर हम अकबर के टाइम पीरियड के साथ अदर देखें तो हमारे इंग्लैंड के शासक रानी एलिज़ाबेथ थी, फिर ईरान में सफ़विद शासक शाह अब्बास थे, और इनमें कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवाइन चतुर्थ बेसिल येविच थे, जो इवाइन दी टेरिबल के नाम से
जो है फेमस थे। तो इस तरीके से इन्हीं के टाइम पीरियड में वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में क्या चल रहा था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन जो है किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, तभी आपको कंटिन्यू जो है हमारी वीडियो मिलती रहेंगी और आप अपनी जो है क्वेरीज़ को दूर कर सकते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।